इतना ज्यादा बाहर जा रहे हैं कि 12-1 बजे तक वापस आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा दोस्ती कर रहे हैं। पहले तो पैसे खर्च नहीं करते थे, अपने पर ध्यान नहीं देते, अब बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। कुछ भी जो है वो नॉर्मल से हटके है और वो शायद कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये मेंटल इलनेस को बुंदेलखंड की जनता को प्रणाम। मैं रविका खरे आप सबके समक्ष एक नया पॉडकास्ट चैनल लेके आई हूँ, बुंदेली स्पिरिट। ये तो आप सबको मालूम ही है। तो आज मैं जिनसे मिलाने जा रही हूँ वो है डॉक्टर सुनैना सूद, जो पिछले 14 सालों से आर्मी को सेवाएं दे रही हैं और अब वापस अपने होम टाउन आके वो हम लोग को सेवाएं दे रही हैं। और हमारे पॉडकास्ट में क्या होता है, हम उनकी एडवाइस लेते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस जो आप सबके बहुत काम आती है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए लेके चलते हैं डॉक्टर सुनैना सूद के पास और जानते हैं उनसे जो अनकही जानकारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो मैम, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और टाइम देने के लिए थैंक यू। आपको भी थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आपको और चैनल को मेरी तरफ से नमस्ते। तो मैम पहली चीज तो आपको कैसा लग रहा है आज आप जनता के साथ रूबरू होने वाले हो, जो आप सोचते हो कि हम उन्हें बातें बताएं या हम किस माध्यम से बताएं, तो आज आपके पास वो माध्यम है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप हमारे चैनल पे दीजिए, जिससे जो हम अवेयरनेस देना चाहते हैं बुंदेलखंड की जनता को वो ज्यादा से ज्यादा जाए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए प्राउड प्रिविलेज है कि मैं सारी बातें जो हैं, मतलब सारी तो नहीं हो सकती, लेकिन कितनी सारी बातें जो बता सकती हूँ वो मुझे बताने का मौका मिला। क्योंकि हमारे समाज में स्पेशली और इस एरिया में भी जो मेंटल इलनेसेस हैं उनके प्रति अवेयरनेस यानी कि जानकारी बहुत कम है, और वो एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर घर में कोई बीमार भी हो जाता है तो ऐसा लगता है कि ये नाटक कर रहा है, ये जानबूझ के ऐसे कर रहा है, ये सब धारणाएं होती हैं। इसके ऊपर से अगर आप गांव की तरफ चले जाइए तो भूत प्रेत चढ़ गया है, कोई ऊपरी चक्कर है, इनको माता आती है, ऐसी ऐसी बातें हैं, भूत उतरवाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं। तो इससे जो है वो हमारे पास प्रेशियस टाइम वेस्ट होता है, पेशेंट को रिलीफ लॉन्ग टर्म नहीं मिलता है, और उल्टी सीधी तरीकों से ही इलाज जो होता है, जो इलाज तो है नहीं लेकिन ऐसे ही चलता रहता है। मतलब जो कंसर्न करना चाहिए उन्हें वहां कंसर्न नहीं करते हैं और डाइवर्जेंस में जाते जाते हैं। यस। तो हम अपने सवाल जवाब शुरू करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी दीजिएगा, जिससे ये अवेयरनेस दूर दूर बुंदेलखंड क्या सब जगह तक फैले। आई विल ट्राई माय बेस्ट। सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। जैसे आप साइकियाट्रिस्ट हैं, तो मेंटल इलनेस जो होती है, जिसको हम बहुत सारी भाषाओं में और भी कुछ कहते हैं, मतलब नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, उस मेंटल इलनेस के आपके हिसाब से साइन क्या होते हैं जिनसे हम जान पाए कि हाँ द पेशेंट और द पर्सन उस मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है? ओके, बेसिकली मेंटल इलनेस समझने के लिए पहले हमें समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। हम फिजिकल हेल्थ की अक्सर बातें करते हैं कि भाई शरीर ठीक है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड की बीमारी है, ऐसे ही क्या क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिकल हेल्थ एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ क्या है। तो मेंटल हेल्थ वो होती है जो एक इंसान अपने आप में अच्छा महसूस करता हो, वो अपनी कैपेबिलिटी को समझता हो, वो हर दिन के स्ट्रेसर से जूझ करके जिंदगी में आगे बढ़ रहा हो, अपना काम कर पा रहा हो, कम्युनिटी में और कुछ जोड़ रहा हो। ऐसे व्यक्ति को जो ये सब कर पाता है उसको हम मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल कहते हैं। अब मेंटल इलनेस बिल्कुल इसकी उल्टी हो गई। जब इंसान अपने आप में इतना डिस्ट्रेस्ड है, परेशान है कि वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहा, कोई बातें परेशान कर रही है, कोई और चीज है जो उसके मन में बहुत परेशानी ला रही है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, अपनी नॉर्मल लाइफ, उसकी सोशलाइजेशन थी, उसकी एक वे ऑफ लिविंग थी, वो सब गड़बड़ हो गई है। तो वो सोसाइटी को तो क्या अपने आप अपने लिए भी नहीं कर पा रहा है। कभी कभी मेंटल इलनेस इतनी सिवियर होती है कि इंसान उठना बैठना, ब्रश करना, नहाना धोना, वो सब गड़बड़ हो जाता है। इंसान अपने कपड़ों में यहाँ तक कि यूरिन और सुसु पोटी सब पास कर देता है। तो उस तक की स्थिति में पहुंच जाना, आवारा की तरह घूमना, बेतुकी बातें करना, तो ये सब गंभीर मेंटल इलनेस के सिग्नेचर साइंस हैं। और ये साइन जैसे डॉक्टर समझ सकते हैं, जनरली फैमिली मेंबर्स को ही उतना ही समझना चाहिए इन साइंस को।
हाँ, डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो आपके बहुत नजदीक है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, बहन है, आपकी बेटी है, आपके पास रह रहे हैं, उनमें उनके व्यक्तित्व में बदलाव हो गया है, मतलब वो पहले से ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, पहले की तरह बात नहीं कर रहे, हंस बोल नहीं रहे, अकेले बैठना पसंद कर रहे हैं, वे या तो सबके साथ ज्यादा ही घुल मिल रहे हैं, बाहर के लोगों से ज्यादा दोस्ती कर रहे हैं, ज्यादा ही पैसा खर्च कर रहे हैं, बेतुकी सी बातें कर रहे हैं, रात को मतलब दोनों वेज में, दोनों वेज में ऑल्सो, और या अगर डिप्रेसिव ऑल्सो मोड में है बिल्कुल, तो वो दोनों मेंटल इलनेस है। बिल्कुल अपने नॉर्मल व्यक्तित्व से जो भी हटकर है इंसान के अंदर चेंज, और चेंज जो है वो चेंज जो है, अगर लगता है कि कुछ अच्छा चेंज है, भाई बच्चा पढ़ नहीं रहा था, उसने ट्यूशन ज्वाइन करी, वो पढ़ रहा है, अब अच्छे मार्क्स आ रहे, वो एक पॉजिटिव चेंज है। लेकिन एक नेगेटिव, एक अजीब सा चेंज जो कि प्रॉब्लम ही लेके आ रहा है। अब अगर बाहर ज्यादा, पहले तो बाहर ही नहीं जा रहे थे, अब इतना ज्यादा बाहर जा रहे हैं कि 12-1 बजे तक वापस आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा दोस्ती कर रहे हैं। पहले तो पैसे खर्च नहीं करते थे, अपने पर ध्यान नहीं देते, अब बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। कुछ भी जो है वो नॉर्मल से हटके है, और वो शायद कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये मेंटल इलनेस हो सकती है। या कोई ऐसा इंसान है जो चुपचाप बैठा है, लेकिन अचानक से आके बोलेगा कि मैं मरना चाहता हूँ, या मरने की बात करे। अक्सर हम सोचते हैं कि ये मरने के लिए कह रहा है, लेकिन ऐसा करेगा नहीं, पर हमें ये इसको क्राई फॉर हेल्प समझना चाहिए। कोई भी ऐसी बात मरने से संबंधित अगर कोई आपको कभी भी बोलता है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। सुसाइडल थॉट्स हैं, एक्सप्रेशन है, उसको कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो इंसान मान लीजिए कि गुस्से में भी ऐसा कह रहा है, या आप समझते हैं कि दिखाने के लिए भी कह रहा है, लेकिन मान लीजिए उसने दिखाने के लिए कोई एफर्ट डाल दिया, अटेम्प्ट कर दिया, और वह सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उसका कोई कुछ कह नहीं सकते, ट्राई किया और सक्सेसफुल हो गया, तो आप उस इंसान से हाथ धो बैठेंगे, वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो कभी भी सुसाइडल एक्सप्रेशन जो होते हैं, सुसाइडल थॉट्स के, उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि ये अब बहुत कॉमन एक बीमारी हो गई है। अगर हम डिप्रेशन की बात करें, एंजाइटी की बात करें, तो ये चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं कि अब ये मतलब डे टू डे लाइफ में बढ़ती जा रही है। मींस 1 out of 3 पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। वो क्यों? मतलब क्या वो स्ट्रेस के कारण है? क्या वो आजकल न्यूक्लियर फैमिली बहुत हो रही है उस वजह से है, या फिर मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कम होता जा रहा है? ये रीजन क्या हो सकते हैं? ओके, बेसिकली जो मेंटल इलनेसेस होती हैं उनका जो इटियोलॉजी होती है, मतलब कारण जिस वजह से वो होती है, वो बायो साइको सोशल होती है। बायो मतलब बायोलॉजिकल, जिसमें कि जेनेटिक्स एक पार्ट प्ले करती है। जेनेटिक्स हर किसी की फैमिली में, जिस किसी के भी इंसान की फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस है, तो ऐसे व्यक्ति को मेंटल इलनेस होने के ज्यादा चांसेस है। और लेकिन इसके साथ साथ ब्रेन में ऐसे कुछ चेंजेस होने चाहिए, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के कुछ इस तरीके की बनावट होनी चाहिए, ब्रेन में कुछ पार्ट्स बड़े या छोटे होने चाहिए। वो कभी कभी एमआरआई में आता है, कभी कभी इतना माइक्रो होता है कि एमआरआई में नहीं भी आता है। तो ये जो हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और जेनेटिक्स से रिलेटेड है, वो बायोलॉजिकल हो गया। अब साइकोलॉजिकल, साइको सोशल है, क्योंकि साइकोलॉजिकल मतलब ऐसा इंसान है जो बहुत चुप रहता है, उसका व्यक्तित्व है कि वो बोलता ही नहीं है। ऐसा इंसान ज्यादातर बहुत सेंसिटिव होता है, तो अगर लाइफ में कुछ स्ट्रेसर्स होंगे तो वो अपने अंदर ही रखेगा, उसको बोलेगा नहीं। तो अगर ऐसा इंसान है तो उसको डिप्रेशन होने के डेफिनेटली चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो शेयर नहीं करता है। अगर आप वेंटिलेट करोगे, बोलोगे, तो आधी दिक्कतें तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। नहीं तो कम से कम किसी ऐसे इंसान को बोलोगे तो वो आपकी सुन के मदद कर सकता है, पर ऐसा इंसान नहीं बोलेगा तो कैसे होगा। और घर में जो आपका व्यक्तित्व है, वो भी जेनेटिकली कहीं कहीं कुछ ट्रेट्स होती हैं, बट मेनली वो आपका कैसे आपका ब्रॉटअप है। भाई हमारे घरों में हमेशा है कि लड़कियां इस तरीके से रहती हैं, इस तरीके के गेम खेलती हैं, लड़के इस तरीके से रहते हैं, ऐसे डेफिनेटली क्योंकि चेंजेस हैं, तो वो शायद नॉर्मल भी हैं। लड़के बंदूकों से खेलते हैं, लड़कियां डॉल से खेलती हैं, तो ये साइकोलॉजिकल है, उनका साइकोलॉजिकल ब्रॉटअप कैसा है। और फिर
सोशल मतलब कि उनकी कंपनी कैसी है, उनकी जो सोशलाइजिंग, वो जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। जनरली ऐसा देखा गया है कि सब्सटेंस अब्यूज में पीयर प्रेशर बहुत होता है। तो पीयर प्रेशर क्या है? ये फ्रेंड्स ही तो हैं। आप ऐसी कंपनी में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं जहाँ पे अल्कोहल बहुत चल रही है या सिगरेट स्मोकिंग है, तो फिर आप जब वो देखेंगे, आपको बोला, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे यार एक बार ट्राई तो कर ले। तो एक बार ट्राई किया, उसके बाद अच्छा लगा, फिर वो कंपल्शन हो जाएगा, बीमारी बन जाएगी। हाँ, एडिक्ट हो जाते हो आप उन चीजों के। यस, तो ये सब चीजें तो इथियोलॉजी हैं, बट इन सब के होने के बावजूद जो एक ट्रेट होती है जो इंसान को बचा सकती है मेंटल इलनेसेस से, उसको हम रेजिलियंस कहते हैं। तो ये जो रेजिलियंस है वो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है इंसान के अंदर कि चाहे सिचुएशंस जैसी भी हो, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन भी हो, लेकिन वो कैपेबिलिटी होती है इंसान के अंदर कि वो इन सबको फेस करते हुए आगे बढ़े और मेंटली इल ना हो। तो हमने एक्चुअली ये हो रहा है कि स्ट्रेसेस इतने बढ़ रहे हैं, सोशलाइजिंग भी ज्यादातर मोबाइल पे हो रही है, स्पेशली जो कोरोना एरा आया, तो इसमें बच्चे भी स्कूल में नहीं जा रहे थे। ऐसे बच्चे थे जिनकी स्कूलिंग स्टार्ट होनी थी, तो वो तो उठना बैठना भी अपने दोस्तों के साथ नहीं सीख पाए, वो दोस्त बनाना ही नहीं सीख पाए, और उनका दोस्त मोबाइल बन गया। तो सोशलाइजेशन कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव होनी चाहिए वो कम हो गई है। तो इस तरीके से बहुत बदलाव हुए। और जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, भाई पहले तो कितने सारे बच्चे होते थे, लेकिन सारी फैमिलीज में बड़े होते थे, साथ के लोग साथ होते में थे, खा रहे, बैठ रहे, उठ रहे, तो कैसे बच्चा पल गया पता ही नहीं है। एक को दिक्कत है, दूसरे ने सॉल्व कर दी, और आई मीन जिसका बच्चा है उसको पता ही नहीं। पर अब तो ऐसा नहीं हो रहा है। दोनों पेरेंट्स ज्यादातर वर्किंग होते हैं, बच्चों के ऊपर नजर रखने वाला ज्यादातर कोई नहीं होता, ये होती है तो मेड होती है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो रेजिलियंस फैक्टर है वो सफर कर रहा है। इसी कारण से ये मेंटल इलनेसेस बहुत बढ़ रही है। एक तो लैक ऑफ सोशलाइजेशन, मोबाइल, देन लैक ऑफ इमीडिएट फैमिली सपोर्ट, इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली स्ट्रेसेस तो हैं ही, बाहर स्ट्रेसेस हैं। तो अगर हम जैसे डिप्रेशन की बात करें, तो डिप्रेशन क्या मिडिल एज में आता है, या जैसे अब आजकल सुनने में आ रहा है कि 10th क्लास का बच्चा भी डिप्रेशन से फेस कर रहा है, 14 इयर्स का है, 20 इयर्स का है, वो डिप्रेशन में है। तो इसका कोई क्राइटेरिया है, या हर एक एज के अलग अलग साइंस हैं? ओके, बेसिकली जो मोस्ट कॉमन अगर हम एज मानेंगे डिप्रेशन की, तो वो अर्ली 30s में होती है, यानी कि जो यंगेस्ट एज है। तभी कहते हैं ना डिप्रेशन बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी दे रहा है। जो हमारा यंग एज ग्रुप है वही ब्रेड अर्निंग करता है अपनी फैमिली के लिए, और वो अगर इम्पेयर्ड हो जाए तो फैमिली बहुत सफर करती है। बट आजकल बच्चों में, जैसे आप बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, ओल्ड एज में भी कॉमन हो रहा है। तो डेफिनेटली एज रिलेटेड डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जैसे बड़ों में, मतलब एडल्ट में अगर ये बात कम करना, टिपिकल डिप्रेशन होता है कि मन दुखी रहना, मन का दुखी रहना, कुछ अच्छा ना लगना। जो पहले गेम खेलते थे, पहले मूवीज देखते थे, फ्रेंड्स से मिलते थे, अब मन नहीं करता, कहीं नहीं जाते हैं, अकेले ही रहने का मन करता है। ताकत नहीं लगती है शरीर में, ऐसा लगता है कि हम थोड़ा ही काम करते हैं लेकिन थक जाते हैं, पहले की तरह नहीं कर पाते हैं। फिर मन जो है वो नेगेटिव थिंकिंग, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, नींद ना आना, भूख ना लगना, सुसाइडल थॉट्स आना। तो ये एक टिपिकल डिप्रेशन है। इसमें एटिपिकल भी फीचर्स होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं इस एज ग्रुप में। मेनली जब बच्चों को डिप्रेशन होता है तो उसमें इरिटेबिलिटी होती है। मतलब बच्चे एक तो बड़ों की बात नहीं मानेंगे, टीचर्स की बात नहीं फिर भी एक बार को भले ही मान ले, लेकिन अगर डिप्रेशन में तो हो सकता है वहां पे भी चिड़चिड़ापन दिखाए, टीचर को कुछ बैक आंसर कर दे, लेकिन घर में तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, इरिटेबल हो जाएंगे, अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे, सोशलाइजेशन तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, और कुछ भी सामान तोड़ना, मोबाइल तोड़ देना, गुस्से में, इरिटेबिलिटी है, गुस्सा आ रहा है, कुछ भी कर देंगे। फिर ऐसे बच्चे जनरली ना छोटे छोटे अटेम्प्ट्स भी करते हैं सेल्फ हार्म के, कोई ब्लेड लिया, कुछ लिया, थोड़ा काट लिया अपने आप को गुस्से में, ये बहुत होता है। एंड जनरली जो अर्ली डिप्रेशन होता है उसमें चांसेस रहते हैं बाइपोलर डिप्रेशन के। अब बाइपोलर और डिप्रेशन, प्योर डिप्रेशन और बाइपोलर डिप्रेशन में ये फर्क है कि बाइपोलर मतलब जैसे कि दो पोल्स हो गए, एक नॉर्थ एक साउथ। तो कहीं पे मन बहुत दुखी है, किसी काम में मन नहीं, जो हमने पहले बात करी टिपिकल डिप्रेशन, और फिर
कहीं एपिसोड से बिल्कुल उसके उल्टा, मन Opposite. बहुत ज्यादा खुश है, मैं राजा हूँ इस दुनिया का, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत दोस्ती करेंगे, बहुत पैसा खर्च करेंगे, मुझे तो नींद की जरूरत ही नहीं है, बहुत ताकत है मेरे पास, रेकलेस ड्राइविंग, रेकलेस स्पेंडिंग, बहुत बिल्कुल उल्टा। और भाई मेरे को अगर साइकोसिस हो गया साथ में, तो मुझे भगवान की आवाज आ रही, भगवान मुझे अपने साथ बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं उड़ सकता हूँ। ऐसा इंसान छत पे चढ़ सकता है और वहां पे दिखा सकता है कि मैं उड़ सकता है, देन दिस कैन एंड अप इन सुसाइड काइंड ऑफ। लेकिन ये साइकोसिस है, जहाँ की डिप्रेशन वाला खुद मरना चाहता है, सुसाइडल थॉट से अपनी जान लेना चाहता है, वहां की उल्टा मीनिया वाला कहता है कि मैं तो भगवान हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, तो भी वो मर सकता है। तो बाइपोलर डिप्रेशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसका जो कोर्स ऑफ इलनेस है वो ज्यादा बुरा है। डिप्रेशन, अगर एक एपिसोड में डिप्रेशन को कम से कम 6 महीने ट्रीटमेंट चाहिए ठीक होने के बाद, तो बाइपोलर को वही कम से कम 1 साल 2 साल ट्रीटमेंट चाहिए। और बाइपोलर में बार बार एपिसोड्स होने के खतरे ज्यादा होते हैं। तो अगर कम एज में डिप्रेशन हो जाए तो वो बाइपोलर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। यस। एंड आप बाइपोलर मीन्स जैसे हम अगर सरल भाषा में बोलें तो एक मान लीजिए कुछ टाइम स्लॉट तक एकदम ऑपोजिट नेचर, और कुछ टाइम स्लॉट तक जैसे एकदम हाई एटीट्यूड, और कुछ टाइम तक हम बिल्कुल बिल्कुल कट ऑफ। बिल्कुल। तो ये एक नॉर्मल भाषा में हो गया कि कई बार हम एकदम हाईली एक्साइटेड होते हैं फॉर 10 डेज 20 डेज, और कुछ टाइम तक हम ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल कट ऑफ, बिल्कुल मोबाइल से, सब चीजों से। तो ये बाइपोलर है, इसमें दोनों हो गए, यस। अब अगर हम ओल्ड एज की बात करें, तो ओल्ड एज में क्या होता है कि शरीर की ताकत उम्र के साथ कम हो जाती है और बीमारियां लग जाती हैं। भाई रीढ़ की हड्डी में आपको स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, लंबर में तो कमर दर्द होगी, गर्दन दर्द होगी, आपकी पेट की दिक्कतें हो गई हैं, अगर मान लीजिए डायबिटीज हाइपरटेंशन है तो और ऊपर से दिक्कतें हो गई हैं, आपको दवाइयां चल रही हैं, वो भी एक मुसीबत है कि आपको दवाई खानी पड़ रही है। तो ओल्ड एज में जब डिप्रेशन होता है तो कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्या ये सोमैटिक सिम्टम्स हैं, क्योंकि जो शरीर से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, दर्द हो रहा है, पेट गड़बड़ चल रहा है, ये सब सोमैटिक सिम्टम्स हो गए। अब ये सोमैटिक सिम्टम्स क्या वाकई में पेट की गड़बड़ी से हैं, या उम्र के साथ हैं, या ये गंभीर डिप्रेशन बन रहे हैं। तो ओल्ड एज में बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर कोई पेशेंट आ जाए ओल्ड एज वाला और ये कंप्लेन्स करे, तो डेफिनेटली हमें डिप्रेशन रूल आउट, यस, और अच्छे से डेप्थ में जाके उनसे हिस्ट्री लेनी है कि भाई उनकी आखिर जिंदगी कैसे चल रही है, उनका मन कैसा रहता है, मन के विचार कैसे, घर में और कौन रहता है, दवाई कौन कौन सी चल रही है, ये सब बातें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसका कोई ब्लड टेस्ट तो नहीं होता जैसे डिप्रेशन का? जैसे हम नॉर्मल थायराइड हो गया, हमको डायबिटीज है, बीपी है, तो इसका ब्लड टेस्ट हो जाता है। आप डिप्रेशन का कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, या मेंटल इलनेस का कोई ब्लड टेस्ट नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, बिल्कुल कोई, मतलब इसका तो कोई ब्लड टेस्ट ही नहीं है। तो ये सिर्फ आप रिएक्शंस, एक्शन से जान सकते हो कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, हाँ जी, है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो ये सिर्फ मतलब ये आपको हिस्ट्री बेस्ड है, इवैल्यूएशन बेस्ड है। मैंने पेशेंट को इंटरव्यू किया, मैंने उनका डेप्थ में उनसे उनकी जानकारी ली, जीवन में क्या चल रहा है, उनको क्या क्या दिक्कतें हैं, मेरी समझ है, जो पेशेंट मुझे समझा रहा है, अपने बारे में बता रहा है, उसके ऊपर जो मेरा असेसमेंट है वही मैं कोई ना कोई उसको क्लासिफाई कर सकती हूँ कि ये इलनेस है या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चाहिए होगा। पर डेफिनेटली अगर मैं बात करूं मोटी मोटी, तो साइकियाट्रिक इलनेसेस जो हैं वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। मतलब कि थायराइड किसी को हो जाए तो भी एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दिक्कतें हो सकती हैं। अगर किसी को मान लीजिए कैंसर हो जाए तो भी उसको मन दुखी रह सकता है, परेशान रह सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। मान लीजिए डायबिटीज हो गया, डायबिटीज वालों में भी डिप्रेशन बहुत कॉमन है, क्योंकि वो जो ऊपर नीचे उनकी शुगर वैल्यू होती है, वो भी बहुत ज्यादा इंसान को कहीं ना कहीं बहुत तोड़ देती है। तो जो मेरी मतलब जो साइकियाट्रिक डायग्नोसिस है, वो हमें बाकी बीमारियों का भी साथ में इलाज जरूरी है, और ये समझना है कि ये मतलब फिजिकल है या ये मेंटल है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल नहीं है तो हम साइकोट्रोपिक्स यानी कि हमारी दवाइयों से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सिर्फ साइकोट्रोपिक्स से ट्रीटमेंट करेंगे और बीमारी थायराइड की होगी तो वो पूरी तरीके से पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा। तो हमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमें बाकी टेस्ट पक्का कराने पड़ते हैं। फिर जो हमारी दवाइयां चलती हैं वो कहीं ना कहीं लिवर पे इफेक्ट करती हैं और किडनी पे इफेक्ट करती हैं, तो फिर हमें
उसके लिए भी हमें बेसलाइन टेस्ट पक्का कराने पड़ते हैं। अब थकावट है वो तो खून की कमी से भी हो सकती है, तो हमें एक बार बेसलाइन ब्लड टेस्ट भी पक्का कराना पड़ता है। तो टेस्ट जरूरी है। तो ये तो मैम वो बात हो गई कि जब कोई आपके पास आ रहा है या हाँ किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, ये मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ कि घर में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, हाँ जी, तो आप कैसे एनालाइज करेंगे? क्योंकि हर कोई ऐसा तो पहल करता नहीं है कि नहीं हमको लग रहा है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ सबको दिखती है हाँ कि जी, अगर पैर में चोट लगी है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हाँ जी, हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सांस नहीं आ रही है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मेंटल इलनेस ऐसी चीज है कि वो आप एनालाइज करिए, मतलब हाँ ये जी, हमारी पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये एनालाइजेशन में लाइए कि अगर कोई भी वियर्ड बिहेव कर रहा है ऑपोजिट टू योर नेचर, मीन्स कोई नॉर्मल बिहेव करता था लेकिन अगर बहुत ही डिफरेंट बिहेव करता है, तो यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर। ये एक नॉर्मल थिंग नहीं है, क्योंकि हाँ जब जी, आपके पास आएंगे तब आप डायग्नोज कर पाओगे ना। बिल्कुल। अगर आप घर पे ही हम बहुत सारे मिथ बना लेते हैं, ये जैसा कि आपने कहा कि माता आ जाती हैं, भूत प्रेत आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ जी, आजकल की साइंस इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानती। बिल्कुल नहीं मानती, तो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब जैसे आपने एक टाइम वैल्यूएशन दिया था 6 मंथ्स, हाँ जी, 6 मंथ्स कॉन्टिन्यूअस या 6 मंथ लगातार मेडिसिन खाना है मेडिसिन के exactly. बाद फिर हमें 6 मंथ्स तक चेकअप के लिए जाना है, या ये क्या क्राइटेरिया रहते हैं? जैसे आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि नॉर्मल डिप्रेशन या हाई डिप्रेशन में हमको किस हिसाब से डॉक्टर से विजिट करनी है? ओके, बेसिकली क्या होता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में लोग बहुत झिझकते हैं, एक स्टिग्मा अटैच्ड है, भाई हमें बोलेंगे कि ये पागल हो गया है क्या, ऐसी धारणाएं बहुत ज्यादा हैं लोगों के अंदर, तो वो डरते हैं। तो क्या होता है कि लोग अपने फैमिली फिजिशियन या जो भी डॉक्टर को दिखाते रहे उनके पास पहले जाते हैं। तो डेफिनेटली जो भी डॉक्टर्स हैं वो उनको टेस्ट कराते हैं, एंड कभी कभी टेस्ट में गड़बड़ी आती है, कभी कभी टेस्ट में गड़बड़ी नहीं आती है। तो नहीं आने पर भी वो कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं जो साइकोट्रोपिक्स होती हैं, जो हमारी मेडिसिन होती है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर क्या होता है कि एक तो पेशेंट का काउंसलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसको साइको एजुकेट नहीं किया जाता, मतलब बीमारी के बारे में ये जानकारी नहीं दी कि ये मेंटल इलनेस है और ये जो है वो आपका बायो साइको सोशल एटियोलॉजी की वजह से हुआ है, लेकिन ये इलनेस है और इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। और एक बार अगर इलाज शुरू हो जाएगा तो कम से कम ठीक होने के भी 6 महीने बाद तक चलेगा, या फिर सिचुएशंस जैसी आएंगी तो शायद उससे भी ज्यादा। तो ये जो साइको एजुकेशन पार्ट है और काउंसलिंग पार्ट है, ये बहुत मिस करता है। फिर क्या होता है कि जो इंसान है वो जाके उसने 15 दिन दवाई खाई, थोड़ा ठीक लगा, उसने दवाई बंद कर दी, तो बार बार फिर उसको थोड़े से ज्यादा सिम्टम्स हो गए, अब वो फिर डॉक्टर के पास पहुंच गया। तो इस तरीके से बहुत ही इरेगुलर कंप्लायंस हो जाती है मेडिकेशन की। तो और जो इंडिविजुअल है वो कंप्लीट रिमिशन, मतलब कंप्लीटली ठीक हो ही नहीं पाता है। फिर बाद में जब थक हार जाता है मरीज भी और शायद डॉक्टर भी, तो फिर उनको साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करने के लिए सोचा जाता है। मतलब ये फिजिशियन बिल्कुल लास्ट में रेफर करते हैं? ऐसा कई बार, ऐसा मुझे जब से मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू किया है, बिकॉज मैं अभी बहुत नई हूँ बाहर की दुनिया के लिए, मैं आर्मी में ही रही हूँ। तो हाँ, आर्मी में तो बहुत सिंपल था, बिकॉज साइकियाट्रिस्ट भी अवेलेबल है, दूसरे डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, तो वो आराम से रेफर कर देते थे। पर जब से मैं यहाँ बैठने लगी हूँ तो ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि जनरली पेशेंट्स जो है वो उनके जनरल फिजिशियंस या जनरल डॉक्टर्स जो उनके हैं वही मैनेज कर रहे होते हैं। तो वो पेशेंट को वो बेनिफिट नहीं हो पाता शायद जो एक साइकियाट्रिस्ट दे सकता है, बिकॉज हमारी अगर इटियोलॉजी जो कारण है बीमारियों का वो बायोसाइकोसोशल है, तो कहीं ना कहीं पे जो इलाज है वो भी तो बायोसाइकोसोशल होगा, उसमें मेडिसिन भी होंगी, काउंसलिंग भी होगी, थेरापीज भी होंगी, तो वो नहीं मिल पाता है पेशेंट्स को। फिर पेशेंट हमारे पास बहुत ही अनरियलिस्टिक ना गोल्स लेके आता है कि जैसे साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचे तो कोई जादू हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो ये तो ड्रॉबैक बहुत ज्यादा है इस एरिया में, मैंने देखा है, जितना भी मैंने अभी स्टार्ट किया है प्रैक्टिस, मैंने ये देखा है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन या हम मेंटल इलनेस बोलते हैं, वो किस रेशियो में ज्यादा है? जनरली मेन या वुमेन, मतलब आप मेल्स में ज्यादा देखते हो या फीमेल्स में देखते हो? ओके, बेसिकली कुछ इलनेसेस ऐसी हैं जो बराबर हैं, जैसे कि हम बात करें स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस की, जो कि सबसे ज्यादा गंभीर बीमारी है, तो ये जो है ये दोनों में बराबर होती है, मेल या फीमेल में। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो फीमेल्स में ज्यादा होती है। आजकल की नई स्टडीज कहती हैं कि जो इंडिपेंडेंट फीमेल है, अर्निंग है, इंडिपेंडेंट है, इवन सेपरेटेड है या डिवोर्स्ड है, ऐसी फीमेल्स में कम होती हैं।
वाई, बिकॉज माना जाता है कि हमारे यहाँ ना इनग्रेन्ड हेल्पलेसनेस है, और हमारी क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो फीमेल्स जो हेल्पलेसनेस मतलब कि अब लड़की है, अगर मान लीजिए कि एक फैमिली में लड़की भी है और एक लड़का भी है, तो अगर घर में कोई मान लीजिए गेस्ट आने वाला है, तो यही समझा जाता है कि भाई दोनों ही, अगर मान लीजिए ट्विंस ही हैं, तो दोनों लड़का लड़की एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन जनरली सोच यही है कि अगर कोई गेस्ट आने वाला है और अगर घर में कुछ डोमेस्टिक हेल्प में जरूरत है तो लड़की को बुलाया जाएगा। तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब हम जो है वो, अब हमें मतलब हम लड़की हैं तो हमें ये करना ही है, या हमें किसी की बात सुनना ही है। अब भाई लड़का है, फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, तो वो 9 बजे भी वापस आ सकता है, 10 बजे भी आ सकता है एज के हिसाब से, लेकिन लड़की के ऊपर ये होगा कि भैया तुम इतने बजे के बाद तुमको नहीं रहना है, तुम्हें उससे पहले आना ही है। तो कहीं ना कहीं वो लड़की ये समझती है कि मतलब मैं अपनी मर्जी से अपने डिसीजंस नहीं ले सकती हूँ, या कहीं ना कहीं मैं बराबर नहीं हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं हेल्पलेस हूँ, मेरी बात कोई सुनता नहीं है, मैं बोलूँ तो किससे बोलूँ, पहले माँ बाप की सुननी है, बड़े भाई की सुननी है, इवन छोटा भी भाई होगा तो बड़े भाई की तरह बिहेव करेगा, ससुराल जाएंगे तो पति की सुननी है, भाई सास ससुर की सुननी। तो ये हेल्पलेसनेस है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ फुली, कहीं ना कहीं मेरे ऊपर दबाव है, तो वो इनग्रेन्ड हो जाता है, मतलब अब मुझे ऐसे ही रहना है, यही मैं हूँ। जनरली फैमिलीज में ये भी है कि इनग्रेन्ड हेल्पलेसनेस है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं यही हूँ। हालांकि समाज बहुत बदल रहा है, मुझे लगता है कि जितना घर का काम लड़कियों को आना चाहिए उतना ही लड़कों को भी आना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन हमारे समाज को बदलने में शायद अभी थोड़ा और समय लगेगा। तो ये थोड़ा तो बदलाव आया है, एग्जैक्टली। अभी बहुत की जरूरत है, बहुत की। तो मतलब फीमेल्स में ये ज्यादा होता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट होती है, हाँ जी, लेकिन अगर आप बात करो कि इलाज के लिए कौन पहुंचता है, मान लीजिए कि अगर बहुत ही सिवियर मेंटल इलनेस है, चाहे मेल को हो चाहे फीमेल को हो, भाई वो तोड़ रही हैं, ताड़ रही हैं, उल्टा सीधा बोल रही हैं, सामान फेंक रही हैं, गालियां मार रही हैं नेबर्स को, तो डेफिनेटली ऐसे लेडी को तो कोई भी पकड़ के ले आएगा, या कभी कभी अबंडन भी कर देते हैं, उनको छोड़ आते हैं कहीं पर, तो फिर वो कहीं की भी नहीं रहती हैं। तो ऐसे फीमेल फिर भी इलाज हो जाएगा, या बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, या मेल का भी हो जाएगा। लेकिन वो फीमेल्स जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, वो तब तक ही हमारे पास पहुंचती हैं जब तक कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं और इतनी बीमार हैं कि अब घर के काम भी नहीं कर पा रही हैं। नहीं तो मेल जो है वो आसानी से एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचता है, बिकॉज वो ब्रेड विनर है, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे चलेगा, और फिर वो फ्री है, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। तो अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डेफिनेटली वो फीमेल्स में ज्यादा होता है। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की, साइकोसिस की बात करें तो वो बराबर होता है। अगर हम सब्सटेंस अब्यूज की बात करें, भाई नशे वाली बीमारी की बात करें, तो वो भी मेल्स में ज्यादा होता है। हालांकि आजकल इसका प्रचलन फीमेल्स में भी बहुत ज्यादा है, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बड़ी सिटीज में, इवन गांव की औरतें तंबाकू किनारे रख के चबाती हैं और चलती हैं, बीड़ी भी पीती हैं, तो उधर भी है, लेकिन डेफिनेटली मेल्स में अभी भी बहुत ज्यादा है। एंजाइटी भी दोनों में बराबर होती है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, और लेकिन अब हेल्प सीकिंग पैटर्न में भी डिफरेंशिएशन है, बट ओवरऑल डेफिनेटली अगर हमारी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे तो शायद एम्पावर हो पाएंगी लेडीज भी, और बाकी लोग भी एम्पावर हो पाएंगे और इससे उभर पाएंगे, अवेयरनेस की वजह से उभर पाएंगे। मतलब इलाज दोनों के लिए सेम है, बिल्कुल, और मतलब अगर हम बोले कि अवेयरनेस दोनों के लिए सेम है, लेकिन कई बार प्रायोरिटाइज करना भूल जाते हैं हम कि मेल अगर है वो मतलब ब्रेड अर्नर है, ऑब्वियसली ब्रेड एंड बटर है वो घर का, तो उसको हम बीमार भी है तो हम दिखाते हैं। हाँ, लेकिन अगर फीमेल काम नहीं कर रही है, मन नहीं है, तो उसको हम नहीं करना है, मन नहीं लगता है उसका, तो आप उसको नेगेटिव में बोलते हो। बिल्कुल, उससे ये होता है कि वो एक्चुअली अंदर से तो फाइट कर ही रही है अपने मेंटल इलनेस से, और वो सामने भी कर रही है, क्योंकि उसको उस तरह से प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा है। तो इस चीज के लिए अवेयरनेस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हर लेडी के लिए, हर इवन बच्चे, मतलब बच्चे भी आजकल ये जो आपने जो वर्ड यूज किया था पीयर प्रेशर जो होने लगा है, कंपैरिजन होने लगा है, बिल्कुल, तो उसको कम करें। और अगर बच्चा भी बीमार है तो आप प्लीज विजिट करें डॉक्टर। हाँ जी, क्योंकि वो ये शर्म, ये जो आपने वर्ड बोला पागल है, ये थॉट्स ज्यादा हैं कि अरे ऐसे थोड़ी हम पागल हैं जो हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे। एग्जैक्टली, मतलब जनरल फिजिशियन से वही दवाई लेंगे तो उनको ये फीलिंग नहीं आएगी कि हम मानसिक रोग वाले डॉक्टर साहब को दिखा रहे हैं, जहाँ पे वो मन, मानसिक वो सब जुड़ जाता है तो वो फीलिंग आने लगती है, एक्सेप्टेंस नहीं है, एग्जैक्टली।
एंड बच्चों को हम ये समझने की बजाय कि कैसा चिड़चिड़ा है, बदतमीज है, मार पिटाई, डांट डुरूट, कम से कम ये समझें कि हाँ बच्चे में भी तो कोई प्रॉब्लम हो कोई सकती है। प्रॉब्लम हो सकती अगर अच्छी बात है बीमारी ना हो, लेकिन कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यू भी तो उनको डिस्टर्ब कर सकता है, तो क्यों ना एक बार इवैल्यूएशन करा लें, असेसमेंट करा लें। क्या पता किसी मेडिसिन से नहीं, सिर्फ काउंसलिंग से ही बच्चा ठीक हो जाए, काउंसलिंग से। या कोई भी अगर पर काउंसलिंग के लिए सेशंस तो होना मैम, ये कोई हर कोई सोचता है कि काउंसलिंग के लिए जाना, कि हमें ऐसी क्या जरूरत है ट्रीटमेंट की, कि काउंसलिंग क्यों? क्योंकि वो एक मिथ है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना मतलब आप मेंटली इल तो वर्ड को यूज नहीं करता, पर हाँ पागल है, दिमाग ठीक नहीं है। तो ये मतलब अगर काउंसलिंग से हमारी कुछ चीजें ठीक हो सकती है तो व्हाई टू शिफ्ट ऑन मेडिसिन? या वाई टू एंड डेफिनेटली एक प्योरली एक ऐसी ब्रांच है जिसको साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, और जैसे कि मानसिक रोग विशेषज्ञ उनको साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। तो हम क्योंकि एमबीबीएस के बाद में ये ट्रेनिंग करते हैं, तो हमें एबनॉर्मल माइंड समझने के लिए नॉर्मल माइंड समझना पड़ता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो नॉर्मल माइंड से डील करते हैं, बिना मेडिसिन से डील करते हैं, लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम दोनों चीजें कर सकते हैं। पर ये है कि आजकल जो यंग यूथ है ना, जो आजकल का जो बाहर काम कर रहा है या झांसी को भी बिलोंग करते हैं, बाहर से आते हैं, वहां पे बहुत प्रचलन है कि हाँ हमने काउंसलिंग करवाई है। तो यूथ में तो शायद ये फैशन वो बन रहा है कि भाई तुमने कराई, तो हाँ वो भी शायद पीयर प्रेशर है मे बी।